जय हिंद दोस्तों। सो नाउ वी आर बैक फॉर द इकोनॉमिक्स क्लास 12th रैपिड रिविजन बैच ऑन द यूट्यूब और चैप्टर नंबर 1 दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की क्लास इज ऑलरेडी अपलोडेड इन द प्ले लिस्ट ऑफ द क्लास 12th। वो जाकर आप देख सकते हो। एंड आफ्टर अ ह्यूज गैप आई एम रियली सॉरी, we are continuing with the rapid revision batch for class 12th and very soon we are coming for the class 11th as well, but as of now रहते हैं क्लास 12th में और स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ए। तो आज आप जो करने वाले हैं वो इस क्लास का पार्ट ए है, इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी वो आएगी पार्ट बी की, एंड इन द पार्ट ए एंड इन द पार्ट बी फॉर्म वी विल गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। लेकिन एज ऑफ नाउ सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा। सो फोकस यहां पे रखिएगा। मीनिंग ऑफ डीटी बोलता हूं मैं इसको, या आप कह सकते हो इसको इकोनॉमिक टेरिटरी। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा तीन ऐसी बातें हैं जो इंक्लूड होंगी, 1, 2 एंड 3, और दो ऐसी कंडीशंस हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी, 1 एंड 2। लेकिन सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल फ्रंटियर्स? तो दैट इज वेरी सिंपल, दैट द 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये तो इंडिया का पार्ट है ही, नो डाउट अबाउट दिस। दिस इज द इकोनॉमिक और द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एडिशन, इसके अलावा तीन ऐसी कंडीशन हैं जो इंडिया में इंक्लूड होंगी। और मैं आपको दिखाऊंगा इस तीन में ऐसे कई पॉइंट आएंगे जहां पे आपको फील होगा कि यार इंडिया के 28 स्टेट में नहीं है, इंडिया के 8 यूटी में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इंडिया का पार्ट माना जाएगा। रीजन इज उस पर्टिकुलर पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे होगा? इंडिया में। कहां पर होगा? इंडिया में। दैट इज वाई उसको इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा। और डज नॉट इंक्लूड वाले पार्ट में आप लोग देखोगे कि ऐसा एक केस आएगा जो इंडिया की टेरिटरी में हो सकता है, इंडिया के 28 स्टेट में होगा, फिर भी उसको इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। रीजन इज सेम, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर होगा। ठीक है सर, आप स्टार्ट कर दो। हमें ये बात समझ में आ गई है कि 28 स्टेट तो इंडिया के होते ही है, बिल्कुल जी। 8 यूटीज इंडिया की है, उसमें कोई डाउट हमें नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है जी। अब सर पहला पॉइंट इंक्लूड में क्या है? तो लैंग्वेज आपके सामने है, मैं उसका मीनिंग आपको बता रहा हूं। कोई भी शिप हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, कोई भी शिप हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, उसकी ओनरशिप और ऑपरेशन किसके हाथ में हो? इंडिया के ही रेजिडेंट के हाथ में। मैंने क्या बोला? कोई भी शिप हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, और उसकी ओनरशिप या उसको ऑपरेशन किसके हाथ में हो? इंडिया के एनआर के हाथ में। उस शिप को, उस एयरक्राफ्ट को इंडिया का मान लिया जाएगा। अब वो चाहे शिप, एयरक्राफ्ट इंडिया में काम करे या इंडिया से बाहर। फॉर एग्जांपल, एक शिप या एक एयरक्राफ्ट है जो जापान से लेकर यूएसए ट्रेवल करता है एंड देन अगेन यूएसए टू जापान, इंडिया में आता ही नहीं, लेकिन इसकी ओनरशिप और इसका ऑपरेशन किसके हाथ में है? इंडिया के ही एनआर के हाथ में। सर ये एनआर क्या होता है? अरे रुको रे, एनआर आज की क्लास का टॉपिक नंबर 2 है, आने वाला है, तो वेट करेगा। बाकी अभी के लिए इंडिया का ही रेजिडेंट, हाँ, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां हो? इंडिया में। तो अगर ऐसा शिप है, ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है जिसकी ओनरशिप इंडिया के रेजिडेंट के हाथ में है, जरूरी नहीं कि वो शिप और वो एयरक्राफ्ट इंडिया में ऑपरेट करे, वो कहीं पर भी ऑपरेट करे, उस शिप को, उस एयरक्राफ्ट को किसका मानेंगे? इंडिया का। सर जी बहुत बढ़िया था, इजी पॉइंट है, आगे चलो नंबर 2 आ जाओ। सर हमने इंडिया का लैंड एरिया तो कवर कर लिया, लेकिन व्हाट्स अबाउट द वाटर एरिया? बिकॉज वी ऑल नो इधर भी वाटर एंड इधर भी वाटर, ठीक है जी। तो सर क्या जो इंडिया के आसपास वाटर है उसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हम उसको इंडिया का मानते हैं क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। इंडिया की ये बेसलाइन है बेटा, दिस इज द बेसलाइन ऑफ इंडिया। यहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक, कितना बेटा? 200 नॉटिकल माइल। सर ये नॉटिकल माइल क्या होता है? अरे रुको रे, 1 नॉटिकल माइल
एक मिनट, थोड़ा सा साफ लिख देते हैं आपके लिए। सो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। तो वाटर को हम लोग जो मेजर करते हैं दैट इज द नॉटिकल माइल, और एक नॉटिकल माइल में कितना होता है डिस्टेंस, 1.852 किलोमीटर। तो इंडिया की बेसलाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक अगर कोई भी एक्टिविटी होती है इन जनरल, फॉर एग्जांपल फिशिंग, हाँ सर लिखा है सर, हाँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स प्लांट लगे होते हैं नेचुरल गैस के वाटर में, या फिर कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो वहां पे जाकर कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी ट्रेड कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी ट्रेड कर रहा है, बस करने वाला कौन हो। सर दोबारा लिखा है यहां पर, क्या लिखा होगा दोबारा बोलो एक बार। सर यहां लिखा हुआ है अगेन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, और सर यहां पे अ कंट्री का मतलब क्या होगा, अगर हम इंडिया के तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया। तो इंडिया का ही रेजिडेंट होना चाहिए जो वो काम कर रहा है इन द इंटरनेशनल वाटर, और इंटरनेशनल वाटर में हमारा कहां तक राइट है, 200 नॉटिकल माइल तक, वही लिखा हुआ है देखो चेक करो, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, और हमारा राइट कहां तक है बेटा, 200 नॉटिकल माइल्स तक। इन शॉर्ट अगर कवर करें तो इंडिया की बेसलाइन के अंदर जो भी हो रही है एक्टिविटी इकोनॉमिक, उस पर तो हमारा ऑफ कोर्स कंट्रोल है, लेकिन जो इंडिया के पास वाटर भी है, उस वाटर में भी बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक अगर आप फिशिंग करते हो, ऑयल नेचुरल गैस के आपके प्लांट्स हैं, या कोई भी आप करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और करने वाला है इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट, तो आप उस एक्टिविटी को या उस एरिया को इंडिया का ही डीटी मानेंगे या इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। सर बहुत इजी था ये तो, अरे हम है तो भाई इजी ही होगा। नंबर 3 आ जाओ, मैंने क्या कहा था, इंडिया के अंदर ही होगा, बिल्कुल 28 स्टेट के अंदर होगा, फिर भी इंडिया का नहीं मानेंगे। चेक करो, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मान लीजिए अमेरिकन एम्बेसी, यूएसए की एम्बेसी किधर, दैट इज लेट्स से इन दिल्ली, सीपी, कनॉट प्लेस, चाणक्यपुरी में है। क्या दिल्ली इंडिया में है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, राजधानी दिल्ली की कैपिटल है, वो अलग बात है, आजकल लगती नहीं है, जोक से पार्ट नहीं है, सच बोल रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब, खैर लौट आते हैं, रिविजन बैच है, इट्स नॉट अ रेगुलर बैच। तो अगर लेट से अमेरिकन एम्बेसी ऑपरेटिंग इन द दिल्ली, ऑफ कोर्स बिकॉज अमेरिकन एम्बेसी अमेरिका में क्या करेगी, वो तो इंडिया में होगी, किसी और कंट्री में होगी। जब कोई अमेरिकन किसी दूसरी कंट्री में जाता होगा तो दे नीड सम हेल्प फ्रॉम देयर रिप्रेजेंटेटिव और देयर गवर्नमेंट, तो उनकी गवर्नमेंट अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भेजती है, और उसका एक एग्जांपल बेस्ट आता है एम्बेसी, और वो एम्बेसी काम करिए इंडिया के ही लेट से दिल्ली में। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के एक बात बोलो, सर हाँ रख लिया हाथ दिल पर, आप मुझे बात बताओ कि उस एम्बेसी का इंटरेस्ट इंडिया के लिए या यूएसए के लिए, सर ऑफ कोर्स यूएसए के लिए। तो इंडिया में होने के बावजूद भी हम उसको इंडिया का इंक्लूड नहीं करेंगे, इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे, वो इंडिया के डीटी से बाहर ही रहेगा। दैट इज द पॉइंट नंबर 3। सर मजा आ गया। ये सर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, अरे जैसे कि मान लीजिए अपना ये रॉ है ना, या वो आई थिंक कोई भी ऐसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो किसी फॉरेन कंट्री की है और इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो वो भैया हमारे लिए काम नहीं कर रही है। अब इसका ही करते हैं ठीक अपोजिट केस, और पहुंच जाते हैं कहां पर, डज नॉट इंक्लूड वाले पार्ट पे। इस वाले पॉइंट को आप कनेक्ट करिए विद द पॉइंट नंबर 1। फॉरेन कंट्री ने बोला ये इधर आओ, हमने कहा हाँ जी सर, कह रहे तुमने हमारी एम्बेसी बाहर करी, हमने कहा यार बाहर क्या करी, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे साथ। बोले हाँ तो वैसे ही तुम्हारा एम्बेसी होगा, बोलो भाई क्या, किसका किसका, क्या लिखा हो सामने पढ़ो, एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, और यहां क्या लिखा था, एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब बड़े ध्यान सुनिए, मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, जो मैंने आपको ये वाला भी केस करवाया है, कौन सा, यूएसए वाला और एम्बेसी वाला, कि यूएसए की एम्बेसी किधर है, यूएसए की एम्बेसी किधर होगी, सर दिल्ली में। तो वो पॉइंट आपका ये मैंने कवर करा है बेटा, उल्टा करवाया मैंने एक्चुअली आपको कहानी के फॉर्म में, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मैं एक बार दोबारा कर दूं क्लियर, अगर एम्बेसी है फॉरेन की,
अगर एम्बेसी है, मैंने पॉइंट आपको मैं ये पढ़ा रहा था अगर आपको याद हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन ये वाला कर रहा था। सर ऐसा क्यों करा आपने? बिकॉज दोनों पॉइंट एक ही है सर, ये थोड़ा सा ना आप कंफ्यूजिंग हो गया। अरे नहीं, ये सुनो एक बार, अगर फॉरेन की एम्बेसी, फॉरेन का कॉन्सुलेट, फॉरेन का कोई मिलिट्री इंडिया में काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है? इंडिया में, उसको हम लोग इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे। हाँ सर, ये समझ बता रही है। तो सर यहां पे क्या था, यहां पे इसका ठीक उल्टा है, यहां पे ठीक इसका उल्टा है। हमने बोला हमारी एम्बेसी कहां काम करेगी? इंडिया में। क्या काम करेगी इंडिया में? वो कहां काम करेगी? लेट से जापान में, चाइना में, अमेरिका में। तो अगर हमारी एम्बेसी 28 स्टेट में नहीं है, 8 यूटी में नहीं है, इंडिया के ड्यूटी से बाहर काम कर रही है, फिर भी उसको इंडिया का पार्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? बिकॉज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? इंडिया में। अच्छा सर, आपने थोड़ा सा उल्टा करके घुमाया। हाँ, मैं पॉइंट ये पढ़ रहा था दिस वन, और मैं समझा आपको ये रहा था बिकॉज ये दोनों ही पॉइंट नंबर 3 यहां से एंड पॉइंट नंबर 1 यहां से, दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। सर एक बार आप थर्ड और फर्स्ट को एक बार रिपीट कर दो। एलो जी, मैंने बस ये बोला है, शॉर्ट बता रहा हूं, 1 मिनट में खत्म करेंगे। अगर इंडियन एम्बेसी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंडियन एम्बेसी कहां काम करेगी? इंडिया से बाहर, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो उसको मानेंगे इंडिया का डीटी का पार्ट। सिमिलरली कोई फॉरेन एम्बेसी जो इंडिया में काम कर रही है, इंडिया के अंदर दिल्ली में काम कर रही है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कहां? इन द रिस्पेक्टिव फॉरेन कंट्री, तो उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे। दैट्स इट। और सेकंड पॉइंट जो डज नॉट इंक्लूड में, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इट मींस दैट यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, यू नो दैट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यस, अब ये ऐसी फर्म्स होती हैं, और आई शुड से सॉरी, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इंटरेस्ट किसी एक कंट्री के साथ नहीं बल्कि इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी में होता है। ये चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर सब चीजें पीस एंड हार्मनी फॉर्म में कंप्लीट हो सके। तो अगर ये किसी एक कंट्री में भी है तो हम उसको एक कंट्री का नाम मानकर पूरे वर्ल्ड का ट्रीट करते हैं। दैट इज वाई इसको भी हम किसी एक कंट्री का नहीं कह सकते। तो डीटी में पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा 3 चीजें इंक्लूड में है और 2 चीजें डज नॉट इंक्लूड में है, याद रखना। यहां पर आकर टॉपिक में करता हूं खत्म और बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक नंबर 2 पर, जो कि है नॉर्मल रेजिडेंट। हेलो जी। सो सर ये टॉपिक नंबर 2, क्योंकि हमारा रैपिड रिवीजन बैच है, ज्यादा हम लोग स्लो नहीं चल सकते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, तो ये मेरी तरह, आपकी तरह हो सकता है कोई, और एन इंस्टीट्यूशन, कोई फर्म हो सकती है रिलायंस की तरह, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, द कंट्री बोल तो हमारे लिए इंडिया, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां होना चाहिए? इंडिया में। अब सर कैसे पता लगाया जाए कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है? तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर ऑलरेडी दिमाग बहुत टेंशन में, एग्जाम आ रहे हैं, तो आप ही बता दो। अरे यार एग्जाम ही तो है, अच्छे से कर लेंगे हम, है ना। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 2 बातें आ गई। पहला, ये तो हो गया सर, कहां रहता हो? इंडिया में। दूसरा, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहां से होती हो? इंडिया से। एग्जाम्पल के लिए अर्निंग, स्पेंडिंग, खर्चे, और एक्यूमुलेशन, दैट इज सेविंग। थोड़ा सा लैंग्वेज को हमें अपहोल्ड करना पड़ेगा ना, इकोनॉमिक्स में इसका काफी ध्यान रखा जाता है बेटा। तो 2 ही कंडीशन है बस, रहता भी उसी कंट्री में हो, उसी डीटी में रहता हो, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सेम कंट्री में हो। लेकिन यहां पर भी हैं कुछ 5-6 लोग जो इंक्लूड नहीं होंगे, और बहुत ही सिंपल, लड्डू 2 मिनट के अंदर खत्म। पहला, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, घूमने के लिए आए हो, मस्ती करो, लाल किला देखो, है ना, ताजमहल देखो, जो तुम्हें देखना देखो, और अपना घूम के वापस जिधर से आए उधर चलो रे, तुम्हें हम इंडिया के अंदर मानने वाले नहीं है। दूसरा, याद है वो एम्बेसी जो इंडिया में काम कर रही थी यूएसए की, उनके स्टाफ, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स या मेंबर्स, भैया आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के डीटी में नहीं आ रही है, तो जो उसका स्टाफ है उसको भी क्या बोला हमने, सर आपका भी इंटरेस्ट ना, ज्यादा हमसे मस्ती मत करो, हम जानते हैं यूएसए के लिए काम कर रहे हो आप, हमने यहाँ रखा हुआ बिकॉज हम भी चाहते हैं कि हमारा जब एम्बेसी वहां रहे तो वो भी पीसफुली काम कर सके। तो ठीक है, आप यहां रहो, काम करो, बट आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है?
यूएसए में तो आप वहीं के ट्रीट किए जाओगे। थर्ड आपका ऑलरेडी हो चुका था डीटी में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ना तो डीटी में जगह दी है और ना ही एनआर में जगह दी है। सर लेकिन वो तो एक होता है इंस्टीट्यूशन, तो एलो ना, ये क्या लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन की भी बात एनआर में होती है, तो उसको भी बाहर कर दिया। तो सर जो उसके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे ये इंटरनेशनल में, उनका क्या होगा? अरे आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। फोर्थ पॉइंट वही है, एलो जी, इसको कनेक्ट कर दो विद द इंडिविजुअल। उन्होंने बोला जो WHO, यूएनओ, IMF के एम्प्लॉय हैं वो भी इंडिया का एनआर नहीं माना जाएगा। लेकिन लेकिन सुनो सुनो, ध्यान सुनो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 1 साल से कम रहे। अगर तुम्हें हमारा भारत इतना ही पसंद आ गया है और तुम इंडिया में रुक गए हो एज एन एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 1 ईयर, मुबारक हो, अब आपको इंडिया का एनआर मान लिया जाएगा। तो एक कंडीशन याद रखना। और सेम कंडीशन इज अप्लाइड फॉर द केस नंबर 5। आप शिप लेकर आते हो, क्या लेके आते हो? शिप, फॉरेन वेसल्स। आप घूमने आते हो फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल, आप ब्लॉगिंग करते हो, पेड ब्लॉगिंग करते हो, कमर्शियल ट्रैवलर हो, या फिर आप सीजनल वर्कर हो। एग्जाम्पल के लिए मैं तो बोलता हूं सब IPL साले वर्कर ही हो, तुम लोग काम ही कर रहे हो ना। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कुछ 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आता है, 5 महीने के लिए आ गया और इंडिया में काम करके चला गया, तो आप 5-6 महीने के लिए ठीक है कमाओ, लेके जाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है मैं कैसे तुमसे टैक्स चार्ज करके रख लेना है, हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत माहिर हो चुकी है आजकल। खैर लेकिन इनके लिए भी एक बात है, अगर आप वो शिप के मर्चेंट नेवी कैप्टन हो आप और आप इंडिया में आए फॉरेन से, कमर्शियल ट्रैवलर हो या कोई सीजनल वर्कर हो, और आप अगर 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह गए, मुबारक हो, अब आप इंडिया के एनआर बन चुके हो। तो या तो 1 साल से पहले अपने कंट्री निकल लेना, वरना आपको इंडिया का एनआर मान लिया जाएगा। और 6th वेरी इजी, बॉर्डर वर्कर्स, नेपाल और बिहार का एग्जांपल सबसे बेस्ट मैं देता हूं अपने रेगुलर बैच में भी, कि नेपाल और बिहार में ऐसा होता है कि बिहार के कुछ वर्कर्स नेपाल में काम करने के लिए गए सुबह, राइट, और फिर शाम को यहां से लौट के आ गए बिहार, क्योंकि नेपाल बिहार बिल्कुल बाउंड्री पर है और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है ऑन द बाउंड्री, जैसे इंडिया और पाकिस्तान पे वैसे यहाँ पे तो नहीं है इतना रिस्ट्रिक्शन। तो ऐसा होता है, कुछ गांव में ऐसा है। तो अब जो बिहार का व्यक्ति है बड़ा कंफ्यूज कि सर मैं कहाँ का हूँ, बिकॉज मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ नेपाल में, बट मैं रहता इंडिया में हूँ, बिहार इज इन इंडिया ऑफ कोर्स। तो हमने कहा देखो आप वहां के माने जाओगे जहां पे आप रहते हो, वहां के नहीं माने जाओगे जहां पे आप काम करते हो। तो चेक करो बॉर्डर वर्कर्स वेयर दे लिव and not where they work. So you are working in Nepal, you are not the Nepali, you are still from the Bihar and you will be treated as the Indian of course. So ये बात याद रखना, बॉर्डर वर्कर्स को हम लोग कहाँ का मानते हैं? जहां पे आप रहते हैं, सॉरी, वहां का ट्रीट नहीं करते जहां पर आप काम करते हैं। ये थे आपके वो 6 कंडीशंस जो इंडिया के एनआर में इंक्लूड नहीं होगा। मीनिंग याद रखना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पर होना चाहिए सेम कंट्री में, और रिसाइड भी पिछले 1 साल के 182 दिन 182 डेज उसी कंट्री में हो। दैट्स इट फॉर द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। अच्छा एक टॉपिक और है आपको यहां पर, मैं बस बताता हूं 1 मिनट के अंदर, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, और रेजिडेंटशिप है इट्स अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। यहां सारा खेल पैसे का है और सिटीजन बनने के लिए आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं सिटीजन बनने के, या तो आप बाय बर्थ बन जाते हो, सर हम सब है सर, आप पता है मेरे को, नलायको। दूसरा आप लीगली भी अप्लाई कर सकते हो, लीगली भी आप अप्लाई कर सकते हो। देयर आर सर्टेन कंडीशन व्हिच यू नीड टू फॉलो। आई थिंक वो कुछ टाइम पहले आई थिंक आतिफ असलम द सिंगर ऑफ पाकिस्तान, ही अप्लाइड फॉर द सेम, शायद मिल गया था उनको उस जमाने में, मुझे याद नहीं है, बट आजकल तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, आजकल इतना आसानी से मिल नहीं रहा है टू सर्टेन कंट्रीज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मिलना भी नहीं चाहिए यार, मतलब कुछ तो नॉर्म्स हमें भी रखने चाहिए अपने लिए डिफिकल्ट। तो सिटीजनशिप, बस मैं इतना बोल रहा हूं, सिटीजनशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंटशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिक्स मत करना। एक लीगल कॉन्सेप्ट और एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और एक टाइम पे एक इंसान 2 कंट्री का सिटीजन हो सकता है। एग्जांपल के लिए अक्षय कुमार कनाडा एंड इंडिया दोनों की वो नागरिकता होल्ड करते हैं, पता होगा आप लोग को, यू नो दैट। ओके, मूविंग ऑन टू द
थर्ड टॉपिक दैट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो यू नो दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाँ सर याद तो आ रहा है, वो क्या था, कैपिटल, एंटरप्राइज, लैंड और लेबर, हाँ ना। अब उसी कैपिटल, एंटरप्राइज, लैंड और लेबर को यूज करके हम जो इनकम जनरेट करते हैं, उसी इनकम का नाम है फैक्टर इनकम। और ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। क्या है ये बेटा? अर्निंग कॉन्सेप्ट। तो सर आपने जो बताया अभी, क्या उसमें ये सारी बातें कवर हो गई हैं? यस, सुनो ध्यान से। इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो क्या है? सेल, कैपिटल, एंटरप्राइज, लैंड एंड लेबर। और क्यों मिला आपको? क्योंकि आपने बदले में क्या दिए? फैक्टर सर्विसेज। और ये इनकम ऐसी है जिसके लिए आपने काम करा है सर, तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे इन द नेशनल इनकम एज वेल एज इन द डोमेस्टिक इनकम। और इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, भी पैसा बना रहे हैं हम लोग, ये तो मैंने आपको बताया ही। रिसीव्ड बाय, अगेन रिपीट कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और कैपिटल पे क्या मिलता है सर? कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, तो ये लो एग्जांपल में इंटरेस्ट। सर एंटरप्राइज क्या कमाती है? प्रॉफिट। लैंड पे क्या आता है? रेंट। लेबर क्या लेती है? वेजेस और सैलरी। डेली मिला तो वेजेस, मंथली मिला तो सैलरी। सर इतना आसान है? हाँ इतना ही आसान था। दूसरा देखो, ट्रांसफर इनकम। ये इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ना तो नेशनल इनकम में और ना ही डोमेस्टिक इनकम में, ये बात याद रखना बेटा। और इट इज अ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने इसके लिए कोई एज सच प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करी, लेकिन मुझे इनकम मिल गई और मैंने कुछ काम नहीं करा उसके बदले में एज सच। सर ऐसा कैसे होता है? ये गिफ्ट, जो गिफ्ट होता है, क्या उसके लिए कोई इंसान एज सच काम करता है? नहीं सर, सही कह रहे हो आप। दूसरा देखो यहां पर क्या लिखा? ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इवन स्कॉलरशिप। आप पढ़ाई करते हो, मान रहा बात, बट उसको हम लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। भाई आपने पढ़ाई करी, अच्छी बात है, वहां से आपको हेल्प मिल रही है, तो इट इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। तो आपको भैया वहां से बढ़िया काम करा, अपने पैसा मिल रहा है, ले लीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इन द नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। फिर सर उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्या? ये मासूम बच्चों, टैक्स तो लॉटरी में भी लगता है, चिंता मत करो, गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाली। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट के पास इधर वो टैक्स तो लगा ही लेगा, तो डोंट वरी, वो 30% और जितना भी है फॉर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हम इनकम टैक्स में ये पढ़ते हैं, खैर वो आपके लिए नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट ये इनकम पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन हाँ, नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में इट इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर आपको यहां से टॉपिक नंबर 3 से कुछ लेके जाना है आगे, तो वो ये लेके जाना है कि फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो अराइज होती है आउट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कैपिटल, एंटरप्राइज, लैंड और लेबर, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लैंड में मिलता है रेंट, एंड लेबर लेती है वेज और सैलरी। और इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इन द नेशनल इनकम। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो मेरे एज सच कोई मैंने उसके लिए प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दिया है, दैट इज वाई उसको मैं इंक्लूड नहीं करता हूं इन द नेशनल और इन द डोमेस्टिक इनकम। और एग्जांपल के लिए गिफ्ट, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। इजी सर, और खत्म। थर्ड टॉपिक भी आपका हो गया स्वाहा। लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 12, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बड़े ध्यान सुनना, जो मैं एग्जांपल दूं ध्यान सुनिएगा, समझ में आपको आएगा। देखिए कोई भी गुड फाइनल गुड है, लेट्स से मैं एग्जांपल रखता हूं एक, लेट्स से ब्रेड, ओके। सो कोई भी गुड फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, ये डिपेंड करता है उसको कौन यूज कर रहा है। तो याद दिमाग में एक टर्म अपने अभी बिठा लो बेटा, दैट the end user will decide that particular good is a final good or the intermediate good. For example, एक ब्रेड को मैंने कंज्यूम करा एज अ हाउसहोल्ड, एज अ कंज्यूमर। कैसे यूज करा मैंने उसको बेटा? एज अ हाउसहोल्ड और एज अ कंज्यूमर। क्या अब मैं उसको आगे बेचूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मैं इसको थोड़ा सा काम करता हूं इस तरफ ना लिखकर, बिकॉज अदरवाइज फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो अगर मैंने ब्रेड को, हमारे एग्जाम्पल में था ब्रेड,
वी नीड टू टेक अ बेटर, हाँ ये विजिबल है। ओके, सो ब्रेड के लिए मैंने यहां पे लिखा था एंड यूजर, क्या लिखा था बेटा, एंड यूजर। अब अगर एंड यूजर में मैंने वहां पे आपको कहा था कि यूज करने वाला जो ब्रेड है परचेज करा है एक हाउस होल्ड ने, एक कंज्यूमर ने, या फिर उसी ब्रेड को परचेज करा है किसी बेकरी शॉप ने। तो दोनों में एक डिफरेंस क्या आएगा, अगर हम बात करेंगे लेट से हाउस होल्ड और कंज्यूमर की, तो क्या वो उसको कंज्यूम करने वाला है या कि बेचने वाला है, बोलो बोलो। सर हाउस होल्ड है ना, तो हम तो उसको कंज्यूम कर लेंगे, बिल्कुल, तो यहां पे आपने उसको कंज्यूम्ड कर लिया, खत्म। लेकिन बेकरी वाला क्या करेगा, क्या उससे वो ब्रेड, उस ब्रेड को यूज करके क्या वो उसका कोई केक बना सकता है या उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे बेचेगा, बिल्कुल। यहां पे उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उस ब्रेड से उसका वैल्यू एडिशन, क्या चल रहा होगा बेटा, वैल्यू एडिशन, कि कैसे ना कैसे कर कर इसमें कुछ ऐसा करा जाए कि इसकी वैल्यू बढ़ाकर इसको आगे बेचा जाए। यानी कि सर आप ये कह रहे हो कि यहां पर इस ब्रेड को आगे रीसेल के लिए बात की जा रही है, बिल्कुल सही है, और यहां पर बात चल रही है कंजम्पशन की, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर एक बात बताइए, दोनों में से ऐसा ऐसा कौन सा गुड है जो रेडी फॉर यूज है, तो जिसको कंज्यूम कर रहे हो वो आपके लिए रेडी फॉर यूज भी है, और अभी जिसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन आपकी तरफ से बचा हुआ है वो आपके लिए क्या है, नॉट रेडी फॉर यूज। ठीक है सर। सर हमें ना एक बार डिफरेंस बताओ कि किसी भी गुड को फाइनल और इंटरमीडिएट कैसे कहा जाएगा। तो देखो सिर्फ तीन ही कंडीशंस है, कितनी कंडीशन है बेटा, तीन, सुन लो एक बार। कोई भी गुड हो, अगर अगर रेडी फॉर यूज है, पहला, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वैल्यू एडिशन। एंड नंबर थ्री, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। सर ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्या होती है, इसका मतलब होता है बेटा उसमें अब, अरे आजा भाई, हाँ, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन मतलब अब उसमें किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। तो तीन कंडीशन अगर पूरी कर लेते हैं, पहला रेडी फॉर यूज यस है, वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, और तीसरा प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है, तो उस गुड को बोल देंगे फाइनल गुड। और ठीक इसका अपोजिट, अगर रेडी फॉर यूज नहीं है, दूसरा वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है, और तीसरा अभी भी वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, मतलब एक ही बात है, बोल दो कि वैल्यू एडिशन अभी पॉसिबल है, तो उस गुड को बोल दूंगा मैं आपके लिए क्या बेटा, इंटरमीडिएट गुड। सर लेकिन आप एक बात बताओ, इसको अगर हमें समझना हो इजी लैंग्वेज में तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो लैंग्वेज पढ़ लो, आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फाइनल गुड किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, या तो कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। वहीं अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, पर्पस चेक कर लो, या तो मुझे आगे उसको बेचना है या फिर मैं आगे उसको यूज करने वाला इन द सेम ईयर। और पॉइंट नंबर टू बड़ा सिंपल सा है कि फाइनल गुड्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे इन नेशनल एंड इन डोमेस्टिक इनकम, और इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे सर, ये सुनो एक बार, अगर जो ब्रेड था उस ब्रेड को आपने एज एन इंटरमीडिएट भी काउंट कर लिया बेकरी शॉप में, और फिर जब फाइनल गुड बन गया एज अ केक आपने उसमें भी इंक्लूड कर लिया, तो दो दो बार आपने काउंटिंग नहीं कर ली क्या। सर कैसे, सुनो एक बार, ब्रेड था, उस ब्रेड को आपने काउंट कर लिया मान लीजिए एज एन इंटरमीडिएट भी पहले इधर, ठीक है, और फिर वो जब यहां जाकर केक बन गया तो आपने यहां पे भी काउंट कर लिया, तो उसकी वैल्यू एक बार काउंट कर रहे हो दो बार कर रहे हो। सर दो बार कर लिया, ये नहीं करना, हमें डबल अकाउंटिंग अवॉइड करनी है बेटा। तो दैट इज वाई हम उसको एक ही बार इंक्लूड करेंगे, दैट इज इन द फाइनल गुड, इंटरमीडिएट में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री आप लोग कर चुके हो, रेडी फॉर यूज
दैट इज ready for use by their final user, that is consumer, and no value is added to the final good and मतलब रेडी फॉर यूज है। और इंटरमीडिएट क्या लिखा हो बेटा, नॉट रेडी फॉर यूज, अभी भी इसमें कुछ वैल्यू एडिशन बाकी है, दैट इज व्हाई ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है और ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। और एग्जांपल देख लो, अगर मिल्क परचेज करा गया बाय द हाउस होल्ड तो हम उसको बोल देंगे व्हाट, ऑफ कोर्स फाइनल गुड। और अगर वही मिल्क परचेज कर रही है डेयरी शॉप फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल तो उसको बोल देंगे इंटरमीडिएट गुड। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हो कोई भी गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ये डिसाइड नहीं हो सकता जब तक ये पता ना चले कि उसको यूज कौन कर रहा है। बिल्कुल सही बात। मैं अब बिल्कुल एंड में, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं टाइम ले रहा हूं, फाइनल और इंटरमीडिएट की मैं एक बता रहा हूं, बहुत बढ़िया एक शॉर्ट टर्म रिवीजन, बड़े ध्यान सुन लो। 3 कंडीशन अगर आपने ध्यान से सुन ली आपको समझ में आ जाएगा फाइनल क्या और इंटरमीडिएट क्या है। और आखिरी में हमको चेक करना ही होता है क्या, एंड यूजर। क्या बेटा, एंड यूजर तो हमें चेक करना ही करना है कि उसको एंड में यूज कौन कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है। बट उससे पहले सबसे पहली बात, सर क्या गुड रेडी फॉर यूज है? हमने कहा हाँ सर रेडी फॉर यूज है। मैंने कहा ठीक है, अगर वो रेडी फॉर यूज है यानी कि उसके अंदर अब वैल्यू एडिशन होना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा सर बिल्कुल सही है, अगर रेडी फॉर यूज है तो वैल्यू एड में क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। और सर जब वैल्यू एड नहीं होगा तो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर होगा या बाहर होगा? सर ऑफ कोर्स प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है तभी तो आप इसको यूज कर पा रहे हो। इस गुड का नाम है फाइनल गुड, जिसमें 3 कंडीशन ध्यान रखना, रेडी फॉर यूज बिल्कुल है, और अगर रेडी फॉर यूज है तो वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, और वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता तो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है। इसका ठीक अपोजिट रेडी फॉर यूज नहीं है। क्या बोला मैंने? रेडी फॉर यूज नहीं है। अब रेडी फॉर यूज नहीं है यानी कि वैल्यू एडिशन अभी उसमें बाकी है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेंगे हम लोग अभी। सर ठीक है, वैल्यू ऐड करेंगे यानी कि प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, बिकॉज अभी भी वैल्यू ऐड की जा रही है। ये है आपके लिए इंटरमीडिएट गुड। सर मजा आ गया? बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो गया होगा अभी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस। और एंड में चेक कर लेना उसका एंड यूजर कौन है, क्या उसको यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, तो नो डाउट दैट वाज द फाइनल गुड। और अगर उसको यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, तो वो है आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। यहां पर आकर जस्ट 1 से 2 मिनट और बेटा, यहां पर आकर मैं ये कह सकता हूं दैट आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ए इज ओवर, राइट। और पार्ट ए में हमने कर लिया डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, उसके बाद फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, एंड उसके बाद फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये खत्म करने के बाद अब हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, पार्ट बी। और अब जल्दी मतलब बहुत जल्दी आपकी ये क्लासेस आती रहेंगी। और पार्ट बी में हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NFIA दैट इज फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एज वेल एज वो फीफा कह लो या NFI कह लो, उसके कंपोनेंट्स भी कराऊंगा आप लोग को मैं, कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। सेम NIT में हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये अभी मैं क्लास करवा नहीं रहा हूं, बस मैं आपको नेक्स्ट क्लास का हिंट दे रहा हूं। वही डेप्रिसिएशन में हम लोग करने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ग्रॉस और नेट, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके साथ मैं पढ़ाऊंगा आपको DRF ऑल्सो, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर ऐसे बोल सर आप इंपॉर्टेंट है? अरे इंपॉर्टेंट इसलिए गधो, सुन लो एक बार, जो आपका न्यूमेरिकल है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, खतरनाक चैप्टर, दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपने क्लास ध्यान से नहीं पढ़ी तो पार्ट ए आज हमारा हो गया। अब पार्ट बी के लिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, तब तक इसको रिवाइज करिएगा। कोई डाउट आता तो यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक श्योर कि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।